नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंसानों ने अभी तक मंगल पर रहना शुरू क्यों नहीं किया? आप बोलेंगे कि मंगल रहने लायक नहीं है, लेकिन आज विज्ञान की वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर दे। नासा ने अपने सीक्रेट प्लान में मंगल को रहने लायक बनने का पूरा प्लान बना रखा है। आज के वीडियो में हम वही प्लान समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च जैसा होगा, इसलिए आप थोड़ा रुककर आराम से समझेंगे, क्योंकि हमारा मकसद व्यूज नहीं है बल्कि साइंस में रिसर्च करना है। एक लाल, सुनसान और बंजर दुनिया जहां कभी शायद नीली नदियां बहती थीं, झीलें चमकती थीं और आसमान में बादल तैरते थे, लेकिन अब केवल पत्थरों की खामोशी, ठंडी हवाओं की सरसराहट और धूल के तूफानों का अनंत नृत्य बचा है। यह है मंगल, एक ग्रह जो अरबों सालों से नींद में है, अपने भूले बिसरे अतीत के साथ, मानो किसी पुरानी किताब का आखिरी अधूरा पन्ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि इंसान का सपना, उसकी जिज्ञासा और उसकी जिद सितारों की सीमाओं को भी चुनौती देती है। सोचिए, एक ऐसा दिन जब इस वीरान ग्रह की सतह पर हरी घास लहराए, हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन हो और आसमान में दो सूर्यों की तरह चमकता हो, धरती और मंगल का साझा भविष्य। यह है उस सफर की शुरुआत जहां विज्ञान और कल्पना मिलकर एक मृत ग्रह को नया जीवन देने का संकल्प लेते हैं। यह है उस साहसी स्वप्न की गाथा जहां इंसान अपनी किस्मत को केवल धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में लिखने की कोशिश करता है। और मंगल, जो कभी सिर्फ एक ठंडी लाल बिंदु था, हमारी नई दुनिया बन जाता है। मंगल एक बहुत ही खास जगह है। लाल ग्रह के प्रति इंसानों की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। प्राचीन मिस्र के खगोलविद भी मंगल को देखते और उसके बारे में सोचते थे। बाबुल और यूनान के लोग इसकी चाल को ध्यान से ट्रैक करते थे। बाद में गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से मंगल को देखा, और आज भी जब हम रात के आसमान में ऊपर एक हल्का लाल बिंदु देखते हैं तो हमारे मन में सवाल उठते हैं। यह हमारे इतना करीब है, इसमें धरती जैसी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी यह धरती से बिल्कुल अलग है। मंगल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस रहस्यमयी पड़ोसी दुनिया में कितने राज्य छुपे हो सकते हैं। पिछले 50 सालों में नासा ने मंगल की खोज के लिए बहुत कोशिशें की है। कक्षा में घूमने वाले ऑर्बिटर भेजे, सतह पर उतरने वाले लैंडर, घूम घूम कर तस्वीरें लेने वाले रोवर और यहां तक कि एक छोटा हेलीकॉप्टर भी। जब कोई यान 7 मिनट के डर को पार करके मंगल की सतह पर उतरता है तो पूरी दुनिया की कल्पना उड़ान भरने लगती है। जो जगह कभी हमें एक बंजर और वीरान रेगिस्तान लगती थी, वही अब अद्भुत रहस्यों से भरी एक मंजिल बन गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत समय पहले मंगल पर पानी की भरमार थी और शायद वहां जीवन भी रहा हो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मंगल धरती से इतना अलग हो गया? यही वह बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें न सिर्फ मंगल को बल्कि पूरे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। मानव इतिहास के दौरान हमारे ग्रह की खोज ने खोज के माध्यम से हमारी दुनिया को बदल दिया है। इसी तरह हमारे समय के महान रोबोटिक मंगल अन्वेषक, जिनमें मार्स रिकॉनेसांस ऑर्बिटर और मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवेरेंस शामिल हैं, मंगल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया उनकी खोज यात्राओं में शामिल होकर भाग ले सकती है। जैसे पृथ्वी की खोज में हुआ, वैसे ही मंगल के बारे में जितना अधिक हम सीखते हैं, उतनी ही हमारी और ज्ञान पाने की भूख बढ़ती जाती है। हां, हमने लाल ग्रह पर अद्भुत सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। वास्तविकता यह है कि हमने अब तक मंगल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है, और जो स्थान अभी भी खोजे जाने बाकी है वे सबसे रोचक हैं। मंगल का भूमिगत भाग, गुफाएं और लावा ट्यूब और लगभग पूरा ध्रुवीय क्षेत्र, बस कुछ नाम गिनाने के लिए। मानव द्वारा मंगल ग्रह की खोज एक अनिवार्यता है, लेकिन मंगल पर पहला कदम रखने से पहले बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। हमें मंगल पर जीवन की खोज जारी रखनी होगी, चाहे वह प्राचीन हो
या वर्तमान। हमें उन स्थानों का बेहतर अध्ययन करना होगा जहां पानी के स्रोत मौजूद हैं, क्योंकि यह भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। हमें ग्रह की जलवायु, भूविज्ञान और वायुमंडल से जुड़ी गतिशीलताओं को भी समझना होगा। इसके अलावा हमें पारंपरिक सोच को चुनौती देनी होगी और मंगल की खोज के लिए नए और रचनात्मक समाधान खोजने होंगे। इसमें कम लागत वाली वैज्ञानिक जांचें करना, मंगल के चारों ओर अपनी अवसंरचना को मजबूत करना, नई सक्षम तकनीकों की तलाश करना और ऐसा वातावरण बनाना शामिल हो सकता है जो मंगल की खोज में भागीदारी को और व्यापक बनाए। अतीत और वर्तमान की उपलब्धियां अद्भुत रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम नया पन्ना खोलें और मंगल की खोज की कहानी का अगला अध्याय लिखें। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि इस असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। मंगल पर जाना सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के भविष्य, विज्ञान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कदम है। हजारों वर्षों से मानवता ने मंगल को अपनी कल्पनाओं में जिया है। कभी वह प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों का देवता रहा, कभी लाल चमकते तारे के रूप में रात के आकाश में रहस्य का प्रतीक बना, और आज यह हमारे वैज्ञानिक मिशनों और आने वाली पीढ़ियों के सपनों का केंद्र है। मंगल पर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बल्कि अपने ही ग्रह और खुद के बारे में गहरी समझ देगा। मंगल हमारे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा सबसे अधिक मिलता जुलता ग्रह है, जिसकी सतह, रथुए और ध्रुवीय बर्फ हमें अपने ग्रह की झलक दिखाती है। यहां का भूगर्भीय रिकॉर्ड सौर मंडल के शुरुआती समय की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है, वह समय जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। अगर हम मंगल की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करें तो हमें पता चल सकता है कि क्या वहां कभी जीवन था, और अगर था तो वह क्यों खत्म हुआ, जिससे हम अपने ग्रह पर जीवन के भविष्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह भी संभव है कि मंगल अब भी सूक्ष्म जीवन को संजोए हुए हो, और अगर ऐसा है तो यह खोज पूरी मानवता की वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच को बदल देगी। मंगल पर जाना हमें ग्रहों के बनने, बदलने और मरने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का मौका देगा, जिससे हम न सिर्फ सौर मंडल बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को बेहतर समझ सकेंगे। साथ ही मंगल मानव जाति के लिए एक दूसरा घर बनने की संभावना रखता है, जहां हम भविष्य में उपनिवेश स्थापित कर सकते हैं, ताकि किसी वैश्विक आपदा की स्थिति में मानवता का अस्तित्व बना रहे। वहां पहुंचकर हम यह भी सीखेंगे कि कठिन और अलग परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, कैसे संसाधनों का उपयोग किया जाए और कैसे पूरी तरह नई दुनिया में जीवन को बनाए रखा जाए। इसके लिए नई तकनीकों का विकास होगा, जिनका लाभ हमें पृथ्वी पर भी मिलेगा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जल शोधन और संसाधन प्रबंधन के उन्नत तरीके। मंगल पर मानव मिशन विज्ञान, इंजीनियरिंग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सबसे बड़े प्रयोग साबित होंगे, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और देश एक साझा लक्ष्य के लिए काम करेंगे। आखिरकार मंगल पर जाना हमारे भीतर छिपी खोज की भूख और अज्ञात को जानने की चाह का परिणाम है। यह वह कदम है जो हमें आकाश की ओर देखने वाले सपने देखने वालों से आकाश को छूने वाले खोजकर्ताओं में बदल देगा। मंगल की यात्रा न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह मानवता के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जब हम कई ग्रहों पर रहने वाली सभ्यता बन जाएंगे, और यही कारण है कि मंगल पर जाना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है। मंगल आवास एक काल्पनिक स्थान है जहां मनुष्य मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। मंगल पर किसी भी आवास को वहां की सतह की परिस्थितियों से निपटना होगा, जिनमें हवा में लगभग ऑक्सीजन का न होना, अत्यधिक ठंड, कम वायु दाब और उच्च विकिरण शामिल हैं। ऐसा आवास भूमिगत भी बनाया जा सकता है, जो कुछ समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही नई कठिनाइयां भी पैदा करेगा। मंगल ग्रह पर मानव आवास बनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है निर्माण सामग्री को मंगल की सतह तक पहुंचाने की अत्यधिक लागत,
जो 2010 के दशक में अनुमानित रूप से लगभग 20 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति ईंट थी। यह लागत इस वजह से इतनी अधिक है क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक किसी भी भारी वस्तु को भेजने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा, ईंधन और जटिल तकनीक की आवश्यकता होती है। हालांकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, जिससे वहां निर्माण संरचनाओं का भार कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य गंभीर समस्याएं भी मौजूद हैं। मंगल पर सूर्य से आने वाला विकिरण पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होता है, क्योंकि वहां पृथ्वी जैसा सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र और घना वायुमंडल नहीं है। इसके अलावा वहां तापमान में दिन और रात के बीच भारी उतार चढ़ाव होता है, जो किसी भी निर्माण सामग्री और आवास संरचना पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। साथ ही अगर आवास को वायुदाब युक्त बनाना है ताकि उसके भीतर सांस लेने योग्य हवा रह सके, तो उसके ढांचे को उच्च आंतरिक बलों को सहने लायक मजबूत बनाना आवश्यक है। इन तमाम सीमाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों और वास्तुकारों ने कई अवधारणाओं पर काम किया है, ताकि मंगल पर मानव के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आवास संभव हो सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्माण में स्थानीय इन सिच्यू सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और पृथ्वी से सामग्री लाने की आवश्यकता को कम किया जाए, क्योंकि यह लागत और जोखिम दोनों को घटा सकता है। उदाहरण के तौर पर मंगल की सतह पर उपलब्ध रेज़ोलिथ, जो बारीक धूल और मिट्टी का मिश्रण है, को एक मोटी परत के रूप में आवास के चारों ओर लगाया जा सकता है, जिससे यह विकिरण से बचाव करने वाली एक प्राकृतिक ढाल का काम करेगा। इसी तरह एक अन्य रोचक विचार है पारदर्शी बर्फ का उपयोग करना, जिससे हानिकारक विकिरण रोका जा सके, लेकिन सूरज की लाभकारी और ऊर्जा देने वाली रोशनी आवास के भीतर प्रवेश कर सके, जिससे वहां प्राकृतिक रोशनी बनी रहे। इन डिजाइनों में स्थानीय परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन भी शामिल है, जैसे वहां का औसत वायुदाब, तापमान में बदलाव, मौसम संबंधी चक्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय जल स्रोतों की उपलब्धता। विशेष रूप से पानी का महत्व केवल पीने या कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन उत्पादन और ईंधन निर्माण के लिए भी है। इस प्रकार मंगल आवास का डिजाइन केवल वास्तुकला का कार्य नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान, सामग्री विज्ञान और मानव जीव विज्ञान का एक जटिल संगम है, जिसका उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मनुष्य न केवल जीवित रह सके, बल्कि लंबे समय तक फल फूल भी सके। मंगल ग्रह पर मानव आवास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एक कृत्रिम और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना तथा सूर्य से आने वाले तीव्र विकिरण से बचाव करना। मनुष्यों को हर समय एक दबाव युक्त प्रेशराइज्ड वातावरण की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्हें मंगल के विषैले वायुमंडल से सुरक्षा भी चाहिए। इस कारण यदि अलग अलग आवास इकाइयों को आपस में जोड़ा जाए तो यह काफी उपयोगी होता है, क्योंकि अलग अलग संरचनाओं के बीच जाने के लिए प्रेशर सूट पहनना पड़ेगा या फिर संभवतः मंगल रोवर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन मंगल तक पहुंचना अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना, मंगल तक की लंबी यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करना और अंत में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरना शामिल है। मंगल का वातावरण एक फायदे की बात यह है कि यह एरोब्रेकिंग की सुविधा देता है, यानी अंतरिक्ष यान की गति को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रणोदक फ्यूल की जरूरत कम हो जाती है और यह सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। लेकिन सामग्री को मंगल की सतह तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वह केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने से कहीं अधिक होती है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका ने सैटर्न वी रॉकेट का निर्माण किया था, जो इतनी क्षमता रखता था कि एक ही प्रक्षेपण में 3 लोगों की टीम को चंद्रमा की सतह पर ले जाकर सुरक्षित वापसी कर सके।
यह उपलब्धि कई विशेष रूप से डिजाइन किए गए हार्डवेयर और लूनर ऑनऑर्बिट रेंडेजवस लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू नामक तकनीक के विकास से संभव हुई थी। लूनर ऑनऑर्बिट रेंडेजवस में चंद्रमा की कक्षा में अवतरण यान डिसेंट व्हीकल और आरोहण यान असेंट व्हीकल के बीच मुलाकात रॉन्डेवू की योजना बनाई जाती थी ताकि दोनों का समन्वय हो सके। मंगल के संदर्भ में इसी प्रकार की तकनीक के लिए मार्स एक्सकर्जन मॉड्यूल की आवश्यकता होगी, जो एक साथ क्रू के लिए अवतरण आरोहण यान और अल्पकालिक सतही आवास को जोड़ता हो। बाद की योजनाओं में इन दोनों को अलग कर दिया गया, जिससे यह अवधारणा 3 अलग-अलग हिस्सों में विकसित हुई: अवतरण यान, सतह पर रहने का मॉड्यूल और आरोहण यान। इन नए डिजाइन आर्किटेक्चर का उद्देश्य मंगल मिशनों को अधिक लचीला और सुरक्षित बनाना था। साल 2010 में स्पेस लॉन्च सिस्टम या इसके उन्नत संस्करणों को इस रूप में देखा गया कि इसमें मानव युक्त मंगल मिशन के लिए आवश्यक पेलोड क्षमता और गुण मौजूद होंगे, और यह ओरायन कैप्सूल का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार मंगल पर मानव मिशन के लिए केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना, उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और पृथ्वी से बाहर लंबे समय तक मानव जीवन को बनाए रखने की क्षमता का संयोजन आवश्यक होगा। मंगल पर मानव आवास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती वहां के आंतरिक जलवायु को नियंत्रित रखना है, विशेषकर सही स्थानों पर उचित तापमान बनाए रखना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लाइटें लगातार ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जो हवा में ऊपर की ओर उठती है, जबकि आवास के बाहर का तापमान अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी अत्यधिक ठंड तो कभी अपेक्षाकृत गर्मी, जिससे आंतरिक तापमान नियंत्रण एक जटिल कार्य बन जाता है। मंगल आवास के लिए एक विचार यह है कि किसी प्राकृतिक मंगल गुफा या लावा ट्यूब का उपयोग किया जाए, और इसी उद्देश्य से केव्स ऑफ मार्स प्रोजेक्ट ने ऐसी संरचना में एक फुलाए जाने योग्य एयरलॉक का प्रस्ताव रखा था। लावा ट्यूब में रहने का विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से विकिरण, तापमान में उतार चढ़ाव और मंगल की तीव्र धूप से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। भूमिगत रहने का एक और लाभ यह है कि सतह के ऊपर कृत्रिम विकिरण रोधी ढाल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे निर्माण कार्य सरल और सुरक्षित हो सकता है। एक और नवाचारी विचार यह है कि मनुष्यों के मंगल पर पहुंचने से पहले ही रोबोटिक सिस्टम द्वारा बेस आवास का निर्माण कर लिया जाए, ताकि जब अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंचे तो उन्हें सीधे तैयार संरचना में रहना मिल सके। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि मनुष्यों के प्रारंभिक जोखिम भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। मंगल पर मानव आवास के डिजाइन में जीवित पौधों या अन्य जैविक जीवन का उपयोग यदि वायु और भोजन की आपूर्ति में मदद के लिए किया जाए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण यह है कि यदि आवास में एक कम दबाव वाला ग्रीन हाउस क्षेत्र बनाया जाए तो हवा का दबाव बनाए रखने के लिए संरचनात्मक आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बदले वहां उगाए जाने वाले पौधों को उसी कम दबाव में जीवित रहने में सक्षम होना पड़ेगा। यह विचार इस प्रश्न को भी जन्म देता है कि आखिर कितने कम दबाव में कोई पौधा जीवित रह सकता है और फिर भी भोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में उपयोगी रह सकता है। किसी मंगल आवास का डिजाइन विशेष प्रकार के पौधों को जीवित रखने पर केंद्रित हो सकता है, ताकि वे वहां रहने वाले मनुष्यों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक तत्व उपलब्ध करा सकें। नासा के केव्स ऑफ मार्स अध्ययन में भोजन और भोजन उत्पादन से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई गईं, जैसे तेजी से बढ़ने की क्षमता, कम रोशनी में जीवित रहने की क्षमता, विभिन्न पीएच स्तरों को सहने की क्षमता, उच्च पोषण मूल्य और न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करना।
अध्ययन में विशेष रूप से 2 पौधों को मंगल आवास के लिए उपयुक्त माना गया, डकवीड लेमना माइनर और वाटर फर्न अजोला फिलिकुलोइडिस, जो पानी की सतह पर उगते हैं। मंगल आवास के डिजाइन में इन खाद्य स्रोतों के अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा, जिसके लिए संभवतः ग्रीन हाउस तकनीक या कृषि पद्धतियों के तत्वों को शामिल करना पड़ेगा। अंतरिक्ष मिशनों के इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि अब तक अधिकतर अभियानों में भोजन की एक निश्चित मात्रा पहले से तय राशन के रूप में ले जाई जाती रही है, जिसे मिशन की अवधि के अनुसार बांटकर खाया जाता था। उदाहरण के तौर पर स्काईलैब मिशन में अंतरिक्ष यात्री एक सीमित मात्रा के तैयार किए गए भोजन पर निर्भर रहते थे, जिसे समय समय पर पृथ्वी से भेजी जाने वाली अतिरिक्त आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाता था। हालांकि दीर्घकालिक मिशनों और विशेष रूप से मंगल जैसे दूरस्थ ग्रह पर रहने के लिए यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि बार बार पृथ्वी से आपूर्ति भेजना न केवल अत्यंत महंगा होगा, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण है। इसी वजह से 2010 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पौधों का उपयोग एक प्रयोग के रूप में किया गया, ताकि वे न केवल वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलें, बल्कि भोजन की आपूर्ति को भी बेहतर बनाएं और अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा सकें। इस प्रयोग ने यह दर्शाया कि जीवित पौधों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उगाना संभव है। हालांकि इसके साथ कई तकनीकी और जैविक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। मंगल आवास में एक और बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली चुनौती है अपशिष्ट प्रबंधन। स्काईलैब मिशन के दौरान सभी प्रकार का कचरा एक बड़े टैंक में जमा किया जाता था, जबकि अपोलो और स्पेस शटल अभियानों में मूत्र को सीधे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता था या विशेष बैग में भरकर बाहर फेंका जाता था, जिससे वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाए। लेकिन मंगल पर न तो यह व्यवस्था संभव होगी और न ही व्यावहारिक, क्योंकि वहां हर संसाधन, यहां तक कि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग रीयूज बेहद मूल्यवान होगा। इस वजह से बंद प्रणाली क्लोज्ड सिस्टम में जीवन को बनाए रखने के लिए कई जटिल बातों पर विचार करना पड़ता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार हटाना, वायुदाब को संतुलित रखना, ऑक्सीजन की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना, तापमान और आर्द्रता ह्यूमिडिटी को नियंत्रित रखना और आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोकना। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बंद प्रणाली को किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखना, जिसमें विभिन्न सामग्रियों से निकलने वाले गैसीय उत्सर्जन, सूक्ष्म धूलकण और धुएं जैसी चीजें शामिल हैं। मंगल पर इस संदर्भ में विशेष चिंता की बात वहां की सतह पर मौजूद अत्यंत महीन धूल है, जो इतनी बारीक होती है कि यह न केवल आसानी से हवा में फैल सकती है, बल्कि धीरे धीरे रहने के स्थानों, यांत्रिक उपकरणों और जीवन समर्थन प्रणालियों के भीतर भी प्रवेश कर सकती है। यह धूल सौर पैनलों पर जमकर ऊर्जा उत्पादन को घटा सकती है, मशीनरी के चलने वाले हिस्सों में फंसकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर सकती है, और यदि सांस के जरिए शरीर में चली जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इन सभी कारणों से मंगल पर स्थायी आवास की योजना बनाते समय केवल भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धूल से बचाव, अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन और जीवन समर्थन प्रणाली की स्वच्छता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। मंगल पर स्थायी मानव आवास की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए अनेक प्रकार की उन्नत तकनीकों और विशेषज्ञताओं की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं 3D प्रिंटिंग, मंगल के वायुमंडल में प्रवेश, मार्स एटमॉस्फेरिक एंट्री की तकनीक, केव्स ऑफ मार्स प्रोजेक्ट जैसी अवधारणाएं,
मार्स एक्सकर्शन मॉड्यूल। मार्स एक्सकर्शन मॉड्यूल का विकास, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस कैप्सूल डिजाइन और अंतरिक्ष में पौधों की खेती से संबंधित अनुसंधान। 3D प्रिंटिंग मंगल पर स्थानीय संसाधनों जैसे रेजोलिथ, धूल मिट्टी का उपयोग करके आवास, उपकरण और संरचनाएं बनाने में मदद कर सकती है, जिससे पृथ्वी से भारी और महंगी सामग्री भेजने की आवश्यकता कम होगी। मंगल के वायुमंडल में प्रवेश की तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल की पतली वायुमंडलीय परत और अलग गुरुत्वाकर्षण लैंडिंग को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, जिसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हीट शील्ड, एयरो ब्रेकिंग तकनीक और प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होगी। केव्स ऑफ मार्स प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं प्राकृतिक गुफाओं और लावा ट्यूबों को आवास के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को आगे बढ़ाती है, जो विकिरण, तापमान में उतार चढ़ाव और उल्का पिंडों से बचाव के लिए प्राकृतिक ढाल प्रदान कर सकते हैं। मार्स एक्सकर्शन मॉड्यूल का विचार मंगल की सतह पर उतरने, वहां थोड़े समय तक रहने और फिर वापसी के लिए एक संयुक्त अवतरण आरोहण यान बनाने पर केंद्रित है। हालांकि बाद की योजनाओं में इसे अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्पेस कैप्सूल डिजाइन मंगल मिशनों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यान को न केवल पृथ्वी से प्रक्षेपण और मंगल तक की लंबी यात्रा सहनी होगी, बल्कि वहां के कठोर वातावरण में सुरक्षित लैंडिंग और वापसी की क्षमता भी होनी चाहिए। अंतरिक्ष में पौधों की खेती पर अनुसंधान भी उतना ही अहम है, क्योंकि यह भोजन और ऑक्सीजन उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी सहायक होगा, जिससे मंगल पर लंबे समय तक मानव जीवन बनाए रखने में मदद मिलेगी। मंगल आवास को प्रायः मंगल बेस और उससे जुड़ी अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकों के एक बड़े समूह का हिस्सा माना जाता है। इसमें मंगल ईवीए सूट, मार्स ईवीए सूट्स शामिल हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सतह पर काम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा और गतिशीलता प्रदान करते हैं। मंगल रोवर और विमान, जो सतह पर लंबी दूरी तक यात्रा करने में मदद करते हैं। लैंडर, जो पृथ्वी से आने वाले यान को मंगल की सतह पर उतारते हैं। भंडारण टैंक, जिनमें ईंधन, पानी, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक संसाधन रखे जाते हैं। संचार संरचनाएं, जो पृथ्वी और मंगल के बीच डेटा और संदेशों का आदान प्रदान सुनिश्चित करती हैं। खनन उपकरण, जो मंगल की सतह और भूमिगत संसाधनों को निकालने में काम आते हैं। और मार्स मूवर्स यानी पृथ्वी के अर्थ मूविंग उपकरणों जैसे भारी मशीनें, जिन्हें मंगल की सतह पर निर्माण और बड़े पैमाने के कार्यों के लिए अनुकूलित किया जाएगा। मंगल पर मानव आवास तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं उचित वायु तापमान बनाए रखना, सही वायुदाब सुनिश्चित करना और उस वातावरण की संरचना, कॉम्पोजिशन को इस तरह संतुलित रखना कि वह मानव जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक हो। तकनीकी रूप से मनुष्य केवल शुद्ध ऑक्सीजन में भी सांस ले सकता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा वातावरण अत्यंत खतरनाक हो सकता है, जैसा कि अपोलो 1 मिशन में हुआ, जहां शुद्ध ऑक्सीजन वाले वातावरण ने आग लगने की घटना को और भी भयावह बना दिया था। इसी वजह से मंगल आवास में केवल ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि अन्य गैसों को भी शामिल करने की आवश्यकता होगी, ताकि न केवल सांस लेने के लिए अनुकूल वातावरण बने, बल्कि आग के जोखिम को भी कम किया जा सके। एक संभावित समाधान यह है कि मंगल के वातावरण से नाइट्रोजन और आर्गन गैस निकाली जाए। हालांकि इन दोनों गैसों को एक दूसरे से अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि इनके भौतिक गुण काफी हद तक मिलते जुलते हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि मंगल आवास के लिए 40% आर्गन, 40% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन वाला मिश्रण एक सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। यह मिश्रण आर्गॉक्स नामक स्कूबा डाइविंग में उपयोग होने वाली आर्गन ऑक्सीजन गैस प्रणाली से मिलता जुलता है,
जिसे पानी के भीतर लंबे समय तक सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का गैस मिश्रण न केवल सांस लेने के लिए उपयुक्त वातावरण देगा, बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन के साथ आने वाले दहन के खतरों को भी कम करेगा। इसके साथ ही सांस लेने योग्य वातावरण को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लगातार हटाना भी आवश्यक है, क्योंकि इसकी अधिकता घातक हो सकती है। इस कार्य के लिए एक अवधारणा है पुनः उपयोग योग्य एमाइन बीड कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर, एमाइन बीड CO2 स्क्रबर्स का प्रयोग। इन स्क्रबरों में दो इकाइयां होती हैं। एक स्क्रबर सक्रिय रूप से अंतरिक्ष यात्री के सांस लेने वाली हवा से CO2 हटाता है, जबकि दूसरा स्क्रबर उस समय आराम करता है या फिर पहले से जमा किए गए CO2 को मंगल के वातावरण में निकाल देता है। जैसे ही एक स्क्रबर का कार्य पूरा हो जाता है, उसे आराम पर भेज दिया जाता है और दूसरा स्क्रबर कार्य संभाल लेता है। इस प्रकार यह चक्रीय प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे आवास के भीतर का वायु वातावरण सुरक्षित और संतुलित बना रहता है। मंगल ग्रह पर किसी आवास हैबिटेट को पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के बराबर दबाव में बनाए रखने पर एक अनोखी संरचनात्मक ताकत का सामना करना पड़ता है, और यह ताकत आवास की भीतरी दीवारों पर हवा के दबाव के रूप में पड़ती है। अनुमान लगाया गया है कि मंगल की सतह पर एक दबाव युक्त आवास की दीवारों पर यह बल 2000 पाउंड प्रति वर्ग फुट 9,800 किलोग्राम मी2 से अधिक हो सकता है, जो पृथ्वी पर बनी संरचनाओं की तुलना में बहुत अधिक है। इसकी तुलना उच्च ऊंचाई वाले मानव संचालित विमानों से की जा सकती है, जिन्हें ऊंचाई पर 1100 से 1400 पाउंड प्रति वर्ग फुट 5400 से 6800 किलोग्राम मी2 के बल का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर लगभग 150,000 फीट 28 मील या 45 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव मंगल ग्रह की सतह के वायुदाब के बराबर होने लगता है। मंगल ग्रह पर किसी भी आवास मार्स हैबिटेट के सामने एक बड़ी चुनौती यह होती है कि उसमें उचित स्थानों पर सही तापमान बनाए रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लाइट जैसी चीजें गर्मी पैदा करती हैं, जो हवा में ऊपर उठ जाती है, जबकि बाहर अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। मंगल पर तापमान में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दिन में तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह गिरकर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट -73 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मंगल की सतह के तापमान के उदाहरण औसत -80 डिग्री फ़ारेनहाइट -60 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों के दौरान -195 डिग्री फ़ारेनहाइट -125 डिग्री सेल्सियस, भूमध्य रेखा पर गर्मियों में दिन का अधिकतम तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस। मंगल ग्रह की सतह पर अल्पकालिक प्रवास के लिए किसी आवास हैबिटेट का बहुत बड़ा होना या उसे पूरी तरह विकिरण से ढालना शील्डिंग आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जैसी होगी, जहां लोग कुछ समय के लिए सामान्य से अधिक विकिरण प्राप्त करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। एक छोटा और हल्का आवास मंगल पर ले जाया जा सकता है और तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। दीर्घकालिक या स्थायी आवासों के लिए कहीं अधिक बड़ा स्थान जैसे ग्रीन हाउस और मोटी ढाल शील्ड आवश्यक होती है, ताकि वार्षिक विकिरण खुराक को न्यूनतम रखा जा सके। इस प्रकार का आवास बहुत बड़ा और भारी होता है, इसलिए उसे पृथ्वी से मंगल तक भेजना संभव नहीं है, बल्कि मंगल पर उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ही उसका निर्माण करना पड़ता है। संभावनाओं में संरचनाओं को बर्फ या मिट्टी से ढकना, भूमिगत स्थानों की खुदाई करना या पहले से मौजूद लावा ट्यूब के सिरों को सील करना शामिल है। बड़े बस्तियों में चिकित्सा सेवाओं की क्षमता भी अधिक हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की योग्यता बढ़ जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी छोटे अभियान में केवल 4 से 6 लोग हैं, तो वहां एक ही चिकित्सक उपलब्ध हो सकता है, जबकि 20 लोगों वाले एक चौकी में एक से अधिक डॉक्टर, नर्सें और आपातकालीन या पैरामेडिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग भी मौजूद हो सकते हैं। एक पूर्ण विकसित कॉलोनी तो संभवतः धरती के आधुनिक अस्पतालों के समान स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में सक्षम होगी। मंगल मिशनों में चिकित्सा देखभाल का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि गंभीर बीमारियों या जटिल उपचार के लिए धरती पर वापस लौटना अत्यंत कठिन होगा और सीमित संख्या में दल होने के कारण पर्याप्त आपातकालीन देखभाल प्रदान करना भी मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, 6 सदस्यों वाली टीम में केवल एक आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन EMT स्तर पर प्रशिक्षित सदस्य और एक चिकित्सक हो सकता है, और वह भी कई वर्षों तक चलने वाले मिशन के लिए। इसके अलावा धरती से परामर्श में 7 से 40 मिनट तक का समय विलंब संचार को और जटिल बना देगा। चिकित्सा जोखिमों में विकिरण और कम गुरुत्वाकर्षण का संपर्क शामिल है, और इनमें से एक घातक जोखिम है सौर कण घटना, सोलर पार्टिकल इवेंट, जो कुछ घंटों या दिनों में घातक मात्रा का विकिरण उत्पन्न कर सकती है यदि अंतरिक्ष यात्रियों के पास पर्याप्त सुरक्षा न हो। हाल ही में सामग्री परीक्षण किए गए हैं ताकि स्पेस सूट और स्टॉर्म शेल्टर का मूल्यांकन किया जा सके, जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन GCR और सौर कण घटनाओं SPE से बचाव कर सकें, चाहे वह प्रक्षेपण हो, यात्रा हो या मंगल पर निवास। चिकित्सा तैयारी में यह भी शामिल है कि विकिरण का असर संग्रहीत दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जाए। चिकित्सा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण चीज अंतःशिरा IV तरल हो सकता है, जो ज्यादातर पानी होता है, लेकिन उसमें अन्य यौगिक मिलाए जाते हैं ताकि उसे सीधे रक्त प्रवाह में डाला जा सके। यदि इसे वहीं उपलब्ध पानी से बनाया जा सके तो पृथ्वी से लाए गए यूनिट्स के वजन की बचत हो सकती है, क्योंकि उनका अधिकांश वजन केवल पानी का होता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस क्षमता का एक प्रोटोटाइप परीक्षण किया गया था। प्रारंभिक मानव मिशनों में अंतरिक्ष में 3 प्रकार की दवाएं ले जाई गई थीं। मतली रोकने वाली ट्राइमेथोबेंजामाइड, दर्द निवारक पेटिडीन और उत्तेजक डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समय तक अंतरिक्ष यात्रियों के पास लगभग 200 प्रकार की दवाएं उपलब्ध थीं, और रूसियों तथा अमेरिकियों के लिए अलग अलग दवा कैबिनेट होते थे। मंगल अभियानों के लिए एक प्रमुख चिंता यह है कि कौन सी दवाएं ले जानी चाहिए और अलग अलग परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्री उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मंगल ग्रह पर अपेक्षाकृत कम संख्या में मानव बस्तियों और सीमित चिकित्सा दल के साथ रोबोट सहायता शल्य चिकित्सा रोबोट असिस्टेड सर्जरी पर विचार किया जा सकता है। इसमें एक चालक दल का सदस्य रोबोट को संचालित करेगा, जबकि पृथ्वी से दूर संचार के माध्यम से विशेषज्ञ सहायता प्रदान की जाएगी। मंगल पर रहने वाले लोगों के संदर्भ में 2 सामान्य चिकित्सा परिस्थितियों का उदाहरण दिया गया है। एक, किसी का पैर टूट जाना, और दूसरा अपेंडिसाइटिस जैसी स्थिति। एक बड़ी चिंता यह है कि संसाधनों की कमी, सीमित चिकित्सा उपकरण, कम प्रशिक्षण और पृथ्वी से संचार में होने वाली देरी के कारण कोई मामूली चोट भी जानलेवा बन सकती है। मंगल और पृथ्वी के बीच संदेश के एक तरफा पहुंचने का समय लगभग 4 से 24 मिनट तक हो सकता है, जो दोनों ग्रहों की आपसी स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि किसी संदेश का उत्तर आने में पहले 4 से 24 मिनट लगेंगे, फिर संदेश को पढ़कर समझने और उत्तर तैयार करने का समय, और फिर उस उत्तर को वापस मंगल तक पहुंचने में 4 से 24 मिनट और लगेंगे। इस देरी के चलते आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया तुरंत संभव नहीं होगी। मंगल मिशनों के लिए संभावित आपातकालीन चिकित्सा परिस्थितियों में शामिल हो सकते हैं गंभीर घाव, कट लगना और जलना, किसी विषैले पदार्थ के संपर्क में आना, तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया एनाफिलेक्सिस, तीव्र विकिरण रोग, दंत समस्याएं, आंखों से संबंधित नेत्र विज्ञान समस्याएं,
मानसिक या मनोरोग संबंधी समस्याएं। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े कुछ उल्लेखनीय स्वास्थ्य हादसों में से एक है 1981 में स्पेस शटल कोलंबिया पर हुआ नाइट्रोजन गैस से दम घुटने, इनर्ट गैस एस्फिक्सिएशन का मामला। यह घटना लॉन्च की तैयारी के दौरान हुई, जब आग के जोखिम को कम करने के लिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को बदला गया, जिससे 5 लोग बीमार हुए और 2 की मृत्यु हो गई। एक अन्य कुख्यात दुर्घटना 1967 में अपोलो 1 के साथ हुई, जब परीक्षण के दौरान कैप्सूल के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन वातावरण में आग लगने से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। 1997 में किए गए एक अध्ययन में 1948 से 1995 के बीच अंतरिक्ष यात्रा करने वाले लगभग 280 यात्रियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि उनमें से केवल 3 ही ऐसे थे जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की चिकित्सीय समस्या नहीं हुई। मंगल सतह मिशन के लिए एक प्रमुख चिकित्सा जोखिम यह भी है कि कई महीनों तक शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्री मंगल की सतह पर कैसे कार्य करेंगे। पृथ्वी पर तो अंतरिक्ष यात्रियों को लौटने के बाद अक्सर वाहन में बैठाकर ले जाया जाता है और उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लगता है। यह विषय स्पेस मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जो अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक मिशनों में स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करता है। मंगल के पास हमेशा से समस्या रही है। मंगल ग्रह पर आवासों के संदर्भ में विशेष रूप से लंबे समय तक ठहराव के लिए एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि वहां उल्कापिंड मेटियोर टकराने की संभावना से निपटना पड़ सकता है। चूंकि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए अधिक उल्कापिंड सतह तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि एक बड़ी चिंता यह होती है कि कोई उल्कापिंड आवास की सतह को भेद सकता है, जिससे दबाव का नुकसान हो सकता है और या प्रणालियों को नुकसान पहुंच सकता है। 2010 के दशक में यह निर्धारित किया गया था कि 2008 से 2014 के बीच किसी वस्तु ने मंगल की सतह पर टक्कर मारी थी, जिससे बड़े और छोटे गड्ढों का एक बिखरा हुआ पैटर्न बना। इस मामले में वायुमंडल ने उल्कापिंड को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि केवल आंशिक रूप से विघटित किया और उसके बाद वह सतह से टकरा गया। मंगल ग्रह की सतह पर भी विकिरण, रेडिएशन के संपर्क में आना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि मंगल के पास पृथ्वी जैसी मजबूत चुंबकीय परत, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और उसका वायुमंडल भी इतना पतला है कि वह पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष से आने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण को पूरी तरह रोक नहीं सकता। फिर भी मंगल का वातावरण और सतह इस विकिरण को काफी हद तक कम कर देते हैं, खासकर जब हम सतह के पास होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल स्वयं रेडियोधर्मी ग्रह नहीं है, यानी उसकी सतह से प्राकृतिक रूप से खतरनाक विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता। फिर भी मंगल पर लंबे समय तक रहना सुरक्षित बनाने के लिए सतह के ऊपर से आने वाले विकिरण को रोकना जरूरी है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगर मंगल की सतह पर मौजूद रेज़ोलिथ, धूल और चट्टानों का मिश्रण की लगभग 16 फीट यानी लगभग 5 मीटर मोटी परत का उपयोग किया जाए, तो वह उतनी ही मात्रा में विकिरण को रोक सकती है जितना कि पृथ्वी का घना वायुमंडल हमें रोजमर्रा में बचाता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में मंगल पर बनाए जाने वाले स्थायी आवास शायद आंशिक रूप से भूमिगत या रेज़ोलिथ से ढके हुए होंगे, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक विकिरण से सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह मंगल की सतह का यह प्राकृतिक संसाधन वहां मानव बस्तियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण ढाल के रूप में काम कर सकता है। 500 दिनों के लिए मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाते समय नासा ने अपने बेस के लिए सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों विकल्पों के साथ साथ ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों जैसे बैटरियां का भी अध्ययन किया है। सौर ऊर्जा के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं।
मंगल पृथ्वी से सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण वहां सूर्य का प्रकाश कमजोर होता है। पैनलों पर धूल जम जाती है, समय समय पर धूल भरी आंधियां आती हैं और रात में बिजली संग्रह करने की समस्या रहती है। मंगल पर आने वाले वैश्विक धूल तूफान तापमान को गिरा देते हैं और सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी को बहुत कम कर देते हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए नासा ने 2 बड़े समाधान सुझाए। पहला, धूल तूफान के समय अतिरिक्त सौर पैनल तैनात करना, और दूसरा, कुछ मात्रा में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना ताकि न्यूनतम आवश्यक बिजली निरंतर मिलती रहे, चाहे सूरज छुपा हो या धूल का तूफान चल रहा हो। 2010 के दशक में नासा ने मंगल सतह पर उपयोग के लिए 40 किलोवाट उत्पादन क्षमता वाले न्यूक्लियर फिशन पावर सिस्टम का डिजाइन भी तैयार किया था। इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं होती, इसीलिए धूल तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक और रोमांचक विचार यह है कि मंगल की सतह पर ऊर्जा पहुंचाने के लिए कक्षा में मौजूद सौर ऊर्जा उपग्रह से पावर बीम की जाए, जिसे सतह पर लगे एक विशेष एंटीना रेक्टेना द्वारा रिसीव किया जाए। इस पर 245 गीगाहर्ट्ज लेजर स्थानीय स्तर पर रेक्टेना निर्माण और 5.8 गीगाहर्ट्ज जैसी कई तकनीकों पर अध्ययन किया गया है। एक सुझाव यह भी है कि इस तकनीक को सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, जिससे सतह पर सौर ऊर्जा की तुलना में मिशन का कुल द्रव्यमान काफी कम हो सकता है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेक्टेना को न तो धूल से और न मौसम में बदलाव से कोई फर्क पड़ेगा, और सही कक्षा में रखा गया मंगल का सौर उपग्रह दिन रात लगातार ऊर्जा भेज सकता है। मंगल पर सौर पैनलों से धूल साफ करने की तकनीक पर भी काफी समय से काम हो रहा है। यह विचार सबसे पहले मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर के विकास के समय आया था। 21वीं सदी में कई नए तरीके सुझाए गए हैं जिनसे मंगल की सतह पर लगे पैनलों की सफाई की जा सके। यहां तक कि 1990 के दशक में मार्स पाथफाइंडर पर लगाए गए मटेरियल्स एडहेरेंस एक्सपेरिमेंट ने यह भी अध्ययन किया था कि मंगल की धूल सौर सेल्स पर कैसा असर डालती है। यह पूरी योजना बताती है कि मंगल पर बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन और मिशन की सफलता की कुंजी है, और नासा इसके लिए धरती से लेकर मंगल की कक्षा तक हर जगह से ऊर्जा लाने के तरीकों पर काम कर रहा है। मंगल ग्रह का भविष्य, विशेषकर उसे एक रहने योग्य दुनिया में बदलने यानी टेराफॉर्मिंग का विचार मानव कल्पना और विज्ञान दोनों के लिए सबसे रोमांचक विषयों में से एक है। आज यह एक वैज्ञानिक सपना है, लेकिन आने वाले दशकों में यह मानव सभ्यता के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन सकता है। टेराफॉर्मिंग का अर्थ है मंगल के पर्यावरण को इस तरह बदलना कि वह मनुष्यों, पौधों और जानवरों के लिए पृथ्वी जैसा अनुकूल बन जाए। एक ऐसी जगह जहां बिना स्पेस सूट के सांस ली जा सके, खेत उगाए जा सके और नदियां बह सके। मंगल को बदलने के लिए हमें सबसे पहले उसके पतले वातावरण को घना करना होगा। अभी मंगल का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, लेकिन वह बहुत पतला है और तापमान बेहद कम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4 वातावरण में छोड़ें, तो यह सूर्य की गर्मी को फंसाकर मंगल का औसत तापमान बढ़ा सकता है। कुछ विचारों में विशाल अंतरिक्ष दर्पण स्पेस मिरर्स मंगल की कक्षा में लगाकर सीधे उसकी सतह पर सूरज की रोशनी केंद्रित करने की योजना शामिल है। इससे बर्फीली सतह और भूमिगत जमा CO2 और पानी की बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे वातावरण और घना होगा तथा तापमान और बढ़ेगा। इसके बाद मंगल पर तरल पानी को स्थिर रखना जरूरी होगा। वर्तमान में कम वायुदाब के कारण पानी जल्दी उबलकर या जमकर गायब हो जाता है। यदि वातावरण पर्याप्त दबाव वाला हो जाए और तापमान 0 से ऊपर रहे, तो झीलें, नदियां और शायद समुद्र भी फिर से बन सकते हैं।
यह न केवल जीवन के लिए जरूरी होगा बल्कि एक नए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की नींव रखेगा। टेराफॉर्मिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू ऑक्सीजन का निर्माण है। इसके लिए या तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना होगा या फिर विशेष मशीनें जैसे मॉक्साई, जो अभी परसिवियरेंस रोवर पर काम कर रही है, ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगी। पौधे और सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, लेकिन यह एक बेहद धीमी प्रक्रिया होगी। इसमें शायद सैकड़ों साल लग जाए। हालांकि यह योजना बेहद महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मंगल का कमजोर चुंबकीय क्षेत्र जो लंबे समय में वातावरण को फिर से अंतरिक्ष में खो सकता है, या बड़े पैमाने पर ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता। फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल को पूरी तरह पृथ्वी जैसा बनाने के बजाय उसके कुछ हिस्सों में कृत्रिम बायोडोम, विशाल पारदर्शी ग्रीन हाउस शहर बनाना ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। टेराफॉर्मिंग का भविष्य शायद 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले मंगल पर छोटे छोटे मानव बस्तियों का निर्माण, जहां उन्नत तकनीक और बायोडोम के जरिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाए, और फिर सैकड़ों या हजारों वर्षों के अंतराल में पूरे ग्रह को धीरे धीरे बदलना। यह एक ऐसा सपना है जो न केवल विज्ञान बल्कि दर्शन और मानव सभ्यता की दिशा को भी बदल सकता है। अगर मानवता यह कर पाई तो मंगल केवल एक लाल बंजर ग्रह नहीं रहेगा, वह हमारी दूसरी दुनिया बन जाएगा, जहां नई सभ्यताएं, संस्कृतियां और पीढ़ियां जन्म लेंगी। यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं होगी, बल्कि यह साबित करेगा कि इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। इस तरह इंसान कभी न कभी धरती से निकलकर मंगल पर जरूर जाएगा और उसे बदल देगा।